Hello students, today we will start a new topic and this class is for the students of class 11 and the topic which we are going to start today is journal. First of all, what do you mean by journal? Journal is the primary books of accounts in which the transactions are recorded in a chronological order. प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट से ये मतलब है कि अकाउंटिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में जो सबसे पहली जो बुक बनाई जाती है या जो सबसे पहला अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम प्रिपेयर करेंगे वो होगा जर्नल. जर्नल में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते जाते हैं हम एक के नीचे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज सीक्वेंस वाइज इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर using some rules and regulations we record each and every transactions in the books of journal. Now students, first of all why we prepare journal? जर्नल को प्रिपेयर करने के बहुत सारे कारण हैं. सबसे पहला कि हमारे पास हर एक ट्रांजेक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है. Whether the transaction is of 1 rupee or 1 lakh, each and every transaction will be recorded. Second, whether the transaction is of cash or the transaction is of credit, each and every transaction will be recorded in a sequence wise and it will be recorded by using some certain rules and regulations. Journal एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे आपकी रफ नोटबुक्स होती हैं वही है. रफ नोटबुक्स में आप कैसे काम करते हैं? रफ नोटबुक्स में आप ऐसे काम करते हैं कि मान लीजिए आपके स्कूल में पहला पीरियड अकाउंटेंसी का है, आपने रफ कॉपी खोली, पहले पेज पे अकाउंटेंसी का सारा काम कर लिया. सेकंड पीरियड इकोनॉमिक्स का है, आपने पेज पलटा, इकोनॉमिक्स की हेडिंग डाली, इकोनॉमिक्स का सारा काम कर लिया. थर्ड पीरियड इंग्लिश का है, आपने पेज फिर से पलटा, ऊपर इंग्लिश हेडिंग डाली, इंग्लिश का सारा काम कर लिया. तो ठीक वैसे ही जर्नल भी है. जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होता जाता है लेख के पीछे एक रिकॉर्ड करते चले जाते हैं सीक्वेंस वाइज. उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में. लेजर क्या है? लेजर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और एक जैसे सारे ट्रांजैक्शन एक सिमिलर अकाउंट में लिखे जाते हैं. सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिटन अंडर वन अकाउंट. अब लेजर क्या है? लेजर है आपकी फेयर नोटबुक्स. आप घर गए, आपने अपनी रफ कॉपी खोली, अकाउंटेंसी वाला काम अकाउंटेंसी की कॉपी में हो गया, इको का काम इको की कॉपी में हो गया और इंग्लिश का काम इंग्लिश की कॉपी में हो गया. ये आपने क्या किया? ये आपने किया कैटेगराइजेशन. उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सारा काम उस पर्टिकुलर नोटबुक में लिख दिया. तो ये है जर्नल और लेजर. तो जर्नल में क्या करना है, बस एक के नीचे एक सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते चले जाना है. हम सारे ट्रांजेक्शन्स को मेमोराइज नहीं कर सकते हैं. हम सारे के सारे एक साल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हम सबको याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम जर्नल लेजर बनाते हैं. जर्नल लेजर बनाने का और भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि दैट द बिजनेस इज कंडक्टेड फॉर द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो आपको साल के एंड में वेदर यू हैव अर्न्ड प्रॉफिट और यू हैव इनकर्ड लॉसेस, ये आपको कहां से पता चलेगा? व्हेन यू विल ओपन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब बात ये आती है, जर्नल जो होती है वो बेसिकली बेस्ड होती है डबल एंट्री सिस्टम पर. अब डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है. डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम which record both the aspects of the transaction debit and credit. हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट होता है डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट होता है क्रेडिट, और हम दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन दो अलग अलग अकाउंट को इफेक्ट करेगा. एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और हमें इन दोनों रिकॉर्ड्स, हमें इन दोनों एस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करना है. सो जर्नल इज बेसिकली बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. यहाँ पर भी आपको दो एस्पेक्ट मिलेंगे. जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनके दो अलग अलग एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. अब बात आती है जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो रूल्स कौन कौन से लगते हैं, ये सब भी आपको पता है. सबसे पहला रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. दूसरा रूल आ जाएगा डेबिट व्हाट
comes in and credit what goes out. और तीसरा रूल आ जाएगा डेबिट ऑल expenses and losses and credit all incomes and gains या प्रॉफिट, जो भी आप लिखना चाहें. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर जो रूल है वो रूल है पर्सनल अकाउंट का. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज अकाउंट रूल है रियल अकाउंट का. एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन रूल है नॉमिनल अकाउंट का. अब आपके सामने देखिए तीनों रूल लिखे हुए हैं. पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए आपको जर्नल प्रिपेयर करनी है. अब जर्नल को जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल. तो जो जर्नल का फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा होता है कि जो फर्स्ट कॉलम होगा वो होगा डेट का. सेकेंड कॉलम आप बनाते हैं पर्टिकुलर्स का. थर्ड कॉलम बनेगा छोटा सा जिसपे आप LF लिखेंगे और LF का मतलब होता है लेजर फोलियो. उसके बाद आ जाएगा डेबिट अमाउंट एंड फिर आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल. अब फॉर्मेट से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो सबसे पहला कॉलम है वो डेट का है. जिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जिस पर्टिकुलर डेट पे हुआ वहां वो डेट लिखा जाएगा. पर्टिकुलर्स में आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री क्या होती है स्टूडेंट? जर्नल एंट्री होती है द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन और द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन यूजिंग सम सर्टेन रूल्स. लेजर फोलियो, लेजर फोलियो में ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो भी जर्नल में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको लेजर में पोस्ट करते हैं. पहले जर्नल बनती है फिर जर्नल की हेल्प से लेजर बनती है. लेजर में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं. सारे एक जैसे सारे ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट में लिखे जाते हैं. तो हम लोग करते क्या हैं कि मान लीजिए पर्टिकुलर से कॉलम में इस जगह पे अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है तो ये वाला ट्रांजैक्शन लेजर के किस पेज नंबर पे रिकॉर्डेड है उस पेज नंबर को हम लोग यहाँ लिखते हैं. मान लीजिए ये वाला ट्रांजैक्शन लेजर के 15 नंबर पेज पे रिकॉर्डेड है तो हम यहाँ लिख देंगे 15, यानी कि दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन द पेज नंबर 15 ऑफ द लेजर. डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में आपने दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए हैं, डेबिट को क्रेडिट को. तो कौन कौन से दो अलग अलग अकाउंट डेबिट हुए हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है वो डेबिट में आ जाएगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो क्रेडिट में आ जाएगा. तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लेते हैं जर्नल. ये बेसिक सी चीज है. और स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान देंगे कि ये जो आपकी जर्नल है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी, नॉट फॉर क्लास 11th बट फॉर एनी क्लास. जर्नल इज द बेस. अगर बेस कमजोर होगा तो मानी बात है जो ऊपर की बिल्डिंग बनाओगे वो अपने आप ही कमजोर हो जाएगी. बेस स्ट्रांग होना चाहिए. जर्नल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली. चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो या कुछ भी कर रहे हो, जर्नल तो बेसिक है. बिना जर्नल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे. बिना जर्नल के आप लेजर नहीं बना पाएंगे, ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे, ट्रेडिंग पीएल नहीं बनता है जर्नल के बिना, क्योंकि यही सबसे पहली बुक है जिसके बेसिस पे सारी बुक्स बनती हैं. भाई जर्नल की मदद से लेजर बनाया, लेजर की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया. और फर्दर और भी बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं जो आप आगे की सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो हम इसको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपको बेस देता है आपकी अकाउंटेंसी के लिए. बिना जर्नल के यू कांट इवन सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेंसी. दिस इज द बेस. जैसे कि
इंग्लिश में स्पेलिंग्स को याद करने से पहले ABCD आना जरूरी है, उसी तरीके से अकाउंटेंसी आने के लिए आपको जर्नल आना जरूरी है। बिना जर्नल के आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम ये बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जर्नल सॉल्व कैसे होती है। देखो बेटा, जर्नल को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। पहला ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड क्या हो गया, ये जो 3 रूल मैंने लिखे थे इनके बेसिस पे आपने जर्नल बना दी। मॉडर्न मेथड है, मॉडर्न मेथड में भी कुछ रूल्स और एडअप हो जाते हैं, उसके बेसिस पे आपने जर्नल बना दी। आज हम लोग पहली बात तो इस वीडियो में मेथड्स की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने आपको यहां पढ़ा दिया, आपने अपनी बुक खोली, 4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, चारों के आंसर्स आ गए, यू आर हैप्पी, हमें जर्नल आ गई। नहीं, जरूरी है कंसेप्ट को देखना। आज पहले कंसेप्ट सीखिए कि क्यों डेबिट हो रहा, क्यों क्रेडिट हो रहा, कोई भी ट्रांजैक्शन लिखा है तो उसका मतलब क्या है, क्यों इस तरह से बार बार हम लोग डेबिट और क्रेडिट रूल्स को देख रहे हैं। हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद जर्नल सीखेंगे। और एक बात बता दो स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आप इतना समझ लो जर्नल आ गई। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, बेसिक से कंसेप्ट है। एक आधे घंटे का ये छोटा सा वीडियो होगा, इसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं कि जर्नल में आपको एक्चुअली करना है क्या। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में 2 ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है गुड्स और दूसरी चीज होती है सर्विसेज, ठीक है। गुड्स का मतलब हो गया सामान या आपकी जरूरत का जो भी सामान आप जो यूज कर रहे हैं। सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, सर्विसेज का मतलब हो गया सेवाएं। तो या तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को या अपनी जिंदगी को जीने के लिए या तो गुड्स की जरूरत पड़ती है या सेवाओं की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा बेटा किसी तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है नहीं। वेदर वी सेल और परचेज गुड्स और वेदर वी सेल और परचेज और वेदर वी ऑफर और अवेल सर्विसेज, या तो हम सर्विसेज दे रहे हैं या हम किसी से ले रहे हैं, या तो हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं या हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि गुड्स एंड सर्विसेज के बिना यहां कुछ नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विसेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहीं से समझ में आएगा कि जर्नल में क्यों डेबिट आ रहा और क्यों क्रेडिट आ रहा। जैसे कि मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूं, परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख। आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज की। इसी तरीके से एक और लिख लेते हैं, चलिए, परचेज अ फर्नीचर फॉर ₹10,000। थर्ड, सोल्ड एन ओल्ड व्हीकल फॉर ₹25,000। बेसिक से 3 ट्रांजेक्शन ले लेते हैं। That you have purchased a machinery for ₹1 lakh, you have purchased a furniture for ₹10,000, और आपके पास एक कोई पुरानी मोटर व्हीकल पड़ी हुई थी, आपने उसको 25,000 रुपए में किसी को बेच दिया। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन पे डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। परचेज द मशीनरी फॉर ₹1 लाख। फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन की बात करें तो परचेज द मशीनरी फॉर ₹1 लाख। मशीनरी जो है वो आपकी डेबिट होगी और कैश या बैंक जो भी आपका है वो क्रेडिट होगा। क्यों? वो इसलिए होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने किसी वस्तु को खरीदा है, गुड्स का मतलब सामान या वस्तु, जो भी आप लिखना चाहें वस्तुएं,
आपके पास एक सामान, आपके पास एक वस्तु या आपके पास एक मशीनरी आई, आपके पास आया क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? आपके पास आया मशीनरी, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से तो बेटा मशीनरी हो गई डेबिट। उसके बाद बेटा आपने 1 लाख रुपए की अगर मशीनरी खरीदी है तो या तो उसको पेमेंट कैश से की होगी या चेक से की होगी, कार्ड से की होगी, चलो मान लिया आजकल भाई डिजिटल मनी यूज कर रहे हैं हम लोग, आपने यूपीआई या किसी से भी ट्रांसफर कर दिया पैसे, आपके पास से जो भी गया वो क्रेडिट होगा। अगर आपने कैश में पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट होगा, अगर आपने अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक से पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट होगा, सीधी सी बात है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सीधा सा हिसाब। दूसरी अगर हम चीज को बात करें, परचेज द फर्नीचर, सेम केस, फर्नीचर विल बी डेबिटेड एंड अगेन कैश और बैंक विल बी क्रेडिटेड। फर्नीचर आया, कैश किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये वस्तु आपके पास आ रही है और ये जो वस्तु है, ये वस्तु तो आपके पास आ रही है, और ये जो वस्तु है, जो कैश है, ये वस्तु आपके पास से जा रही है, सीधी सी बात। तो ये हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी तरीके से रूल नंबर 3 देख लो, सोल्ड एन ओल्ड व्हीकल, तुमने अपनी एक पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी, कैश डेबिट, एंड मोटर व्हीकल या व्हीकल जो भी लिखा है वो क्रेडिट। इस केस में उल्टा हो गया, तुमने बेचा ना, जो ये वस्तु है ये आपके पास से गई, ये वस्तु आपके पास आएगी, क्लियर? दिस इज द बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो इन ट्रांजैक्शन में लग रहा है, जर्नल को सॉल्व करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांजैक्शन कहना क्या चाह रहा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शन कहना क्या चाह रहा और यहां पर रूल कौन सा लगेगा, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शन क्या कहना चाह रहा और यहां पे रूल कौन सा लगेगा, तो आपको 2 मिनट लगेगा जर्नल को सॉल्व करने में। बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, परचेज ऑफ फर्नीचर हो गया, आपने एक पुराना व्हीकल बेच भी दिया। अब अगर हम इसके आगे की बात करें तो एक काम करते हैं, हम लोग एक जर्नल बना लेते हैं। मान लीजिए ऊपर हम लोग ने हेडिंग डाल दी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, और एक जर्नल का फॉर्मेट खींच लिया। पहला कॉलम हो गया डेट, दूसरा कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, फिर हो गया दैट इज एलएफ लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक ट्रांजैक्शन यहां पे बोलता जाऊंगा और उसकी जर्नल एंट्री बनाता जाऊंगा। अब कैसे बन रही है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये सब मैं आपको समझाता चलूंगा साथ ही साथ। बहुत सिंपल सिंपल सी पहले सॉल्व करेंगे। जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 1, अभी आपने लिखा था ना परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख, तो परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख, एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस देखो पहली लाइन में लिखा मशीनरी अकाउंट, यहाँ कॉर्नर पे डेबिट आ गया, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, यू हैव परचेज द मशीनरी फॉर ₹1 लाख, तो आपके पास 1 लाख रुपए की मशीनरी आपके पास आई है और आपके पास से 1 लाख रुपए का कैश गया होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हो गया क्रेडिट,
ये जो टू हम लगाते हैं, दिस टू इन जर्नल सिंबलाइजेस क्रेडिट। जिस भी वर्ड के आगे या जिस भी ट्रांजैक्शन या एंट्री के आगे आपने टू लगा दिया, यानी वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का हो गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली लाइन में कैश लिखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, एकदम मार्जिन से नहीं लिखेंगे, मार्जिन पे आप स्पेस छोड़ के लिखेंगे टू कैश अकाउंट। डेबिट भी 1 लाख से हुआ, क्रेडिट भी 1 लाख से ही हुआ। पहला ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से जर्नल बनानी है। अब मशीनरी खरीदी है, मशीनरी आपके पास आ रही, कैश आपके पास से जा रहा। अब इसी तरीके के बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि परचेज द फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000। आपने एक फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसकी अमाउंट आ गई 10,000। उसके बाद परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 5 लाख, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख। परचेज अ मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए 25,000 का आपने परचेज किया, ठीक। परचेज, और क्या परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें परचेज कर सकते हैं, बस इसी तरीके से एंट्री आपको करते चले जाना है। बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, मशीनरी हो गई। अब और क्या परचेज करें? चलो एक काम करते हैं, इस बार हम लोग परचेज करते हैं कुछ लैंड। चलो एक जमीन खरीद ली जाए। यू हैव परचेज द लैंड फॉर रुपीज 5 लाख, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5 लाख। अब देख लीजिए, ये सारे ट्रांजैक्शन एक जैसे हैं, सब में आपने कुछ ना कुछ परचेज ही किया है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स में आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा है या आपके पास से कुछ ना कुछ जा रहा है। आपके पास आ रहे हैं एसेट्स, या आपके पास आ रही हैं वस्तुएं। कौन कौन सी वस्तुएं आपके पास से है? मशीनरी आई, फर्नीचर आया, बिल्डिंग आया, मोटर व्हीकल आया, लैंड आया। और आपने जिससे भी इसको खरीदा होगा उन सबको आपने की होगी पेमेंट। पेमेंट आपने कैश में की होगी, तो हर बार आपके पास से जा क्या रहा है? हर बार आपके पास से जा रहा है कैश। तो कैश को हमने लिख दिया क्रेडिट। अब इस तरह के कोई भी ट्रांजेक्शन हो, बस आप देख के ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे रूल क्या लग रहा है, ट्रांजेक्शन कहना क्या चाह रहा है। ट्रांजेक्शन भैया ये कहना चाह रहा है कि आपने एक मशीनरी खरीद ली 1 लाख रुपए की, तो मशीनरी हमारे पास आ गई, क्या आया? खुद से सवाल पूछो। परचेज द मशीनरी, हमारे पास आया क्या? मशीनरी। हमारे पास से गया क्या? कैश। आपने फर्नीचर खरीदा, यू हैव परचेज द फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000, तो आपके पास आया क्या? फर्नीचर। आपके पास से गया क्या? कैश। तो इस तरीके से ये एक जैसे सारे ट्रांजेक्शन हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। इसी तरीके से चलो एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000, यू हैव परचेज्ड गुड्स। अब आपके पास आया क्या? आपके पास बेटा आए गुड्स, और आपके पास से गया क्या? आपके पास से गया कैश। तो गुड्स तो इस हिसाब से डेबिट होना चाहिए और कैश होना चाहिए क्रेडिट। मगर ट्रांजैक्शन में लिखा है यू हैव परचेज्ड गुड्स। अब गुड्स में आपने क्या खरीदा हमको नहीं पता। हो सकता है रॉ मटेरियल खरीदा हो सकता है कुछ और खरीदा हो, तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं। तो जब आपको ट्रांजैक्शन में पर्टिकुलरली मेंशन्ड नहीं होगा, स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं होगा कि आपने परचेज क्या किया है, जैसे इन ट्रांजैक्शन में सीधे सीधे मेंशन्ड था यू हैव परचेज द मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया। यू हैव परचेज द फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया। यू हैव परचेज द लैंड, तो लैंड अकाउंट को डेबिट किया। यू हैव परचेज द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया।
उसी तरीके से यू हैव परचेज गुड्स, अब गुड्स में पता नहीं क्या खरीदा, तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम एंट्री करते हैं परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। बाई परचेज हमारे पास आ रही हैं, गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, हमने परचेजेस की हैं, तो हमारे पास परचेजेस आई, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 10,000 रुपए से परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड आपने जिससे भी खरीदा है उसको 10,000 रुपीज पे किए होंगे, तो 10,000 रुपीज पे, 10,000 रुपए बेटा आपके पास से गए, आपके पास से गया क्या, कैश, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ 10,000 से। ठीक, देखो परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट वाले कॉलम में 10,000 टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट वाले कॉलम में 10,000। यहाँ पे मैं डैश इसलिए लगा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लियर? अब ये तो बेटा सारे ट्रांजेक्शन एक जैसे हो गए, ये सारे परचेज ही हो रहे हैं, हमने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मोटर खरीदी, लैंड खरीदी और गुड्स खरीदे। अब आगे चलते हैं, अब खरीदना बहुत हो गया, अब एक काम करते हैं, है ना, अब काम ये करते हैं कि अब बेचना शुरू करते हैं। हमने आपको ये बता दिया कि परचेज के केस में क्या होता है। परचेज के केस में ऐसा होता है कि जो भी चीजें आप या जो भी वस्तुएं या जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज आप परचेज कर रहे हैं, दैट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। व्हाई दे विल बी डेबिटेड? They will be debited because they are coming into your business. Debit what comes in. Clear? Now, credit what goes out. जिससे भी खरीदा है ना, इसको पैसा दिया होगा, क्योंकि सारे कैश का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन तो अभी है ही नहीं। हमने आपको बताया भी नहीं कि क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में आप तरीका आप क्या यूज करेंगे। क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में दूसरे चीजें होती हैं, वो बाद में बात करेंगे, पहले कैश के ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। अब हम सेल करते हैं। मान लीजिए सोल्ड अ लैंड फॉर ₹1 लाख, आपने, आपके पास एक जमीन बची हुई थी, आपने उसको 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। सोल्ड अ ओल्ड मोटर व्हीकल फॉर ₹15,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट 15,000। उसके बाद सोल्ड एन ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। क्लियर? अब ये देखो, ये सारे सेल के हो गए। सेल में बेटा उल्टा हो जाएगा, जब तुम कुछ सामान बेच रहे हो या कोई वस्तु को आप बेच रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा आपने जिसको भी बेचा उसने आपको पैसा दिया, तो आपके पास पैसा आ गया, आपके पास क्या वस्तु आई? आपके पास जो वस्तु आई उसको हम लोग कहते हैं कैश, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड आपके पास से गया क्या? आपने जो वस्तु बेची है वो आपके पास से चली गई। जो आपके पास से कौन सी वस्तु चली गई? पहले ट्रांजेक्शन में लैंड गया, दूसरे ट्रांजेक्शन में मोटर व्हीकल गया और तीसरे ट्रांजेक्शन में फर्नीचर गया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग टू यू? कैश। व्हाट इज गोइंग फ्रॉम यू? लैंड, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। तो ये हो गए सेल के ट्रांजेक्शन। इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, सोल्ड गुड्स, अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि परचेज्ड गुड्स में परचेजेस डेबिट होती हैं, उसी तरीके से सोल्ड गुड्स में सेल्स क्रेडिट होगी। क्या बेचा? गुड्स। कौन से गुड्स नहीं पता, तो हम जो टर्म यूज करेंगे वो होगी सेल्स। आपके पास से बाहर क्या जा रहा है? आपके पास से बाहर जा रहे हैं गुड्स। आपके पास आया क्या? भाई जिसको तुमने बेचा उसने तुमको 50,000 रुपए दे दिए, तो आपके पास आ गया, आपके पास क्या? गुड्स। आपके पास सॉरी आपके पास आया क्या? आपके पास आया कैश। गया क्या आपके पास से? आपके पास से गया गुड्स। सो
ये हो गए बेसिक ट्रांजैक्शन सेल एंड परचेज के। आई होप आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। दो चीजें याद रखिए। पहली चीज, परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड। जो भी खरीदोगे वो हमेशा डेबिट होगा। अब तुम कुछ खरीद रहे हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, एडमिरल, है ना, और कुछ भी खरीद रहे हो, वो हमेशा डेबिट में ही रहेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसको एकदम मन में बैठा लें। जो आप बेच रहे हैं, क्या क्या बेच सकते हैं? बहुत कुछ, सब कुछ बेच सकते हैं। लैंड, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, गुड्स, whatever you will sell, that will always be credited, because वो आपके पास से बाहर जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज पे रूल कौन सा लगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। यहां रूल लगा डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने आपको आज जो पहली चीज पढ़ाई वो सेल और परचेज पढ़ाई। अब ये तो बेटा बात हो गई वस्तुओं की, कि हमने सारी, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग दो ही चीजों का यूज करते हैं अपनी लिविंग के लिए, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। गुड्स मतलब वस्तुएं, सर्विसेज मतलब सेवाएं। अभी तो हमने गुड्स की सेल और परचेज की, अब हम लोग सर्विसेज की सेल एंड परचेज करेंगे। सर्विसेज की सेल एंड परचेज कैसे होती है भाई? अब ये भी समस्या है थोड़ी सी कि हाउ वुड यू सेल एंड परचेज सर्विसेज? इट इज वेरी इजी। हम हर कोई सर्विसेज के यूजर्स हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हम कोई ना कोई सर्विस यूज जरूर कर रहे हैं। सबके घर में लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, वो क्या है? सर्विसेज। दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ सर्विस। उसका जो आप बिल पे कर रहे हो, आप वो सर्विसेज ले रहे हो, जिसके बदले में आपको उसका बिल पे करना पड़ रहा है। टेलीफोन सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, जो आप सिम कार्ड लगाते हो उस पर रिचार्ज कराना पड़ता है। वो रिचार्ज आपको क्या देता है? रोज का 1.5 GB डेटा, 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग। ये क्या है? ये सर्विसेज है। अब इस सर्विसेज के बदले में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। 599 का रिचार्ज है, 699 का रिचार्ज है, या 399 का रिचार्ज है। क्लियर? सो दीज आर द सर्विसेज। स्कूल में आप पढ़ते हैं, वहां पे आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप स्कूल को क्या देते हैं? फीस। क्यों दे रहे हो? क्योंकि स्कूल अपनी सर्विसेज तुमको दे रहा है, वो आपको पढ़ाता है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज देता है, उसके लिए उसने टीचर्स हायर कर रखे हैं, और टीचर्स आपको क्या देते हैं? वो भी आपको सर्विसेज ही दे रहे हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये कोई वस्तु नहीं है, ये सेवाएं हैं। मैं आपको अपनी सेवाएं दे रहा हूं कि मैं आपको ये जर्नल पढ़ा रहा हूं। दिस इज द सर्विसेज, दिस इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय मी टू यू। सो अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि पेड रेंट, आपने रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड रेंट मान लीजिए 1000 है, 1000 रुपए का आपने रेंट दिया। पहले सारे ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूं रूल क्या लगेगा। पेड सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए 5000 रुपए की सैलरी। पेड वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7000। पेड टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। Paid school fees, so school fees account debit to cash account. अब बोर्ड आपके सामने है, आप हर कोई देख सकते हैं।
मैंने जो 6 ट्रांजैक्शंस की एंट्री की है, इन 6 ट्रांजैक्शंस में हमने कोई ना कोई सर्विसेज ली है, हम उसका पेमेंट कर रहे हैं। जैसे पहला है रेंट, आप किसी भी किराए के मकान में रह रहे हैं या किसी की जगह यूज कर रहे हैं किराए पर, तो आपने उसने आपको क्या दिया, उसने आपको अपनी सर्विसेज दी हैं कि ठीक है भाई, यू कैन यूज माय प्लेस, बट फॉर दैट यू हैव टू पे मी रेंट। सो यू आर यूजिंग हिज प्लेस, यू आर टेकिंग हिज सर्विसेज, सो यू आर पेइंग हिम। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इन सारे ट्रांजैक्शंस में जो रूल लगा है, जो डेबिट में रूल लगा है, वो सब कुछ क्या है, डेबिट वाला जो स्टूडेंट रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमारे जितने भी खर्चे होते हैं या हमारे जितने भी लॉस होते हैं, दे आर ऑलवेज डेबिटेड। रेंट है, सैलरी है, वेजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये क्या है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस क्यों होता है, खर्चा क्यों होता है, हम किसी की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके बदले में उसको पेमेंट करते हैं। सैलरी एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है। ठीक है, बाइक में आपने रिपेयर्स कराया, एक्सपेंस है। आपका घर है, आपने उसका मेंटेनेंस कराया, उसको पेंट वगैरह कराया, उसको व्हाइट वॉश कराया, वो भी एक्सपेंस है। ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, मेक इट क्लियर, all the expenses will be debited। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में हमेशा कैश ही आएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हम कैश में पे कर रहे हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? अब मैंने आपके सामने 6 ट्रांजैक्शन लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, जो भी हो। अब आप आंख बंद करके एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड कमीशन, पे कर रहे हैं ना तो खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, पेड कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड फॉर न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड फॉर स्टेशनरी, सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड रिपेयर्स, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड फॉर मान लीजिए व्हाइट वॉश आपने पे किया है तो उसमें भी जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में होंगे। पेड स्कूल फीस, तो स्कूल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आप किसी हेल्थ क्लब, आपने जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो आपने हेल्थ क्लब की फीस पे की, दैट विल बी डेबिटेड, एक्सपेंस है ना। पेड स्पोर्ट्स फी, सो स्पोर्ट्स फी अकाउंट डेबिट टू कैश। और भी बहुत सारे खर्चे हैं, सो ईच एंड एवरी एक्सपेंस विल ऑलवेज बी डेबिटेड। अब तो ये बात हो गई एक्सपेंसेस की, इसी को रिवर्स कर देते हैं बच्चों, रिवर्स ऐसा कर देते हैं कि ये तो बात हो गई बेटा एक्सपेंसेस। अब हम लोग बात करते हैं इनकम्स की। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल अभी अभी आपको सबको मैंने बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जिस तरीके से सारे के सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में लिखे जाते हैं, उसी तरीके से सारी इनकम और सारे जो प्रॉफिट वाली वस्तुएं, जो सारी प्रॉफिट वाली चीजें वो हमेशा क्रेडिट में लिखी जाएंगी। जैसे रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। रिसीव्ड सैलरी, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। रिसीव्ड स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख लीजिए, अब यहां पे कौन सा रूल लगा, ये जो इंटरेस्ट है, कमीशन है, सैलरी है, ये गड़बड़ हो गया शायद,
स्कॉलरशिप अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू स्कॉलरशिप होगा। ये सारी चीजें हमें मिली हैं, हर जगह वर्ड यूज हुआ है रिसीव्ड। सो कैश अकाउंट, अब ये जो आप रिसीव कर रहे हैं ये सारी जो चारों चीजें हैं ये क्या है, ये है इनकम, एंड इनकम इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक, अब आपको जो मिल रहा है वो इनकम है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। कैश में मिल रहा है तो आपके पास कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। सीधा सही सा आपके पास आया क्या, आपके पास आया कैश। किस फॉर्म में आया, क्यों आया, क्योंकि आपको इनकम हुई है। कैसी इनकम हुई है, तो पहले भाई इंटरेस्ट मिला था, फिर कमीशन मिली, फिर सैलरी मिली, फिर स्कॉलरशिप मिली, है ना। रिसीव्ड इंटरेस्ट तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, रिसीव्ड कमीशन तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, रिसीव्ड सैलरी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, रिसीव्ड स्कॉलरशिप तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्कॉलरशिप। और भी अगर आपने कुछ रिसीव किया और भी कुछ, मान लो रिसीव्ड रेंट, तुमने अपना घर किसी को रेंट पे दे रखा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। रिसीव्ड वेजेस तो कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस। ठीक है, सो ये आपकी सारी चीजें आ गई इनकम की। तो स्टूडेंट्स, अब आज हमने बेसिक बेटा 4 चीजें पढ़ी। 4 चीजें कौन कौन सी पढ़ी, पहली पढ़ी सेल, दूसरी पढ़ी परचेज, तीसरी पढ़ी इनकम, और फिर पढ़े एक्सपेंसेस। अब आज के लिए जो हम लोग का जर्नल का जो फर्स्ट है उसको यहीं पे कंक्लूड करेंगे, छोटे से एक्सप्लेनेशन के बाद, दैट whatever you purchase, purchases are always debited. Whatever you sell, sales are always credited. Expenses are always debited, and incomes are always credited. 4 चीजें हमने पढ़ी। कुछ भी परचेज कर रहे हो तो जो भी वस्तु परचेज करके ला रहे हो उसको डेबिट में लिखो। जो सेल कर रहे हो, जो भी वस्तु सेल कर रहे हो जो आपके पास से जा रही है उसको क्रेडिट में लिखो। भाई सीधी बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्सपेंसेस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल कहता है, कौन से अकाउंट का रूल है, ये नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट। तो आज मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाई, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय स्टूडेंट्स, बट द बेसिक शुड बी क्लियर। हमने ना आज कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ना ही अगले वीडियो में हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की। आज मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। आगे वाले वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर मैंने जो आपको 4 न्यूमेरिकल्स बताए, जो न्यूमेरिकल टाइप मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए कि जर्नल एंट्री क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या। इसके बाद तो आप अपनी बुक खोलिए, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस और इनकम के सारे ट्रांजैक्शन आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे कि करना क्या है, इसमें एंट्री क्या पास होगी। सो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। मेरी आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसको बहुत ध्यान से देखें। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, that journal is one of the most important and one of the most basic chapter of accountancy, and without journal you can't do anything in accountancy. हम लोग न्यूमेरिकल्स के पीछे नहीं भागेंगे कि जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, चैप्टर खत्म करें, काम खत्म ना। हम लोग भागेंगे कंसेप्ट के पीछे, क्यों हो रहा है, क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, और अगर डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं तो रूल क्या लग रहा है। 2 बार में ही खत्म हो जाना है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्यों डेबिट हो रहा, क्यों क्रेडिट हो रहा, रूल कौन सा लग रहा है। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, नॉट ऑन द न्यूमेरिकल्स एंड द आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फर्दर एंड वीडियो देखिए, समझिए, अपनी बुक्स उठाइए,
सेल परचेज एक्सपेंसेस और इनकम के उसमें से ट्रांजैक्शंस खोजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होता कोई बात नहीं, आई एम अगेन हियर फॉर यू ऑल। फिर से आपको नहीं समझ में आएगा, आई विल सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी क्वेरी, बट ट्राई टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। So students, keep watching the video, keep on studying. Best of luck to everyone and thank you.